तो उन लोगों को मिलाकर स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद आर्मी वहीं पर गठन किया। और वहीं से उन्होंने ওইখান থেকে বললেন, ওইখান থেকে ওই রেডিও শুরু করলেন। ওইখান থেকে ওটা বললেন कि ठीक আছে আমি আপনারকে, चूँकि जापान जो था वो दुश्मन था इंग्लैंड का। अब वो दुश्मन, उसकी क्या विचारधारा है वो अलग बात थी, वो भी विचारधारा तो अंग्रेज़ों की जैसी ही थी। लेकिन फिर भी चूँकि जापान में एक बुद्धिस्ट कल्चर भी है, आपको देखोगे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कराटे वगैरह, इसमें बुद्धिस्ट माने कि भगवान बुद्ध का बहुत रोल है। और पूरा चाइना, जापान से चाइना, ये म्यांमार ये होते हुए पूरा आप और ईस्ट एशिया में देखोगे तो भगवान बुद्ध बहुत फैले हुए हैं। तो कल्चरल रूप से जो जापान है उसको, वो अपने आप को थोड़ा भारत के करीब पाता है। वेन सॉन्ग देखो वहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। और आप तो वो उनको लगा कि यार चलो ये तो ठीक है, बुद्ध के जैसे लोग हैं, शांति वाले लोग हैं। लेकिन उस समय हालांकि दुश्मन युद्ध करना ज़रूरी था। और गांधी के बारे में भी लोग जानते थे उस समय पूरे देश भर में कि ये शांति के प्रतीक हैं। अब लेकिन सुभाष चंद्र बोस, एक्चुअली गांधी और ये सब एक बार कहते हैं हम लोग नरम दल हैं, और सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, या और जो क्रांतिकारी थे वो लोग बोलते थे हम गरम दल हैं, हम अंग्रेज़ों से ऐसे लड़ लेंगे। तो अभी आपको हम इसमें कभी दूसरी वीडियो में बताएंगे कि ये दोनों में ये डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको दिखाते हैं कि अपोजिट है। जो अपोजिट दिखा रहे हैं एक्चुअली उनको देश से प्यार नहीं है, वो राजनीति से प्यार कर रहे हैं। कोई उनको दिखाएगा कि वो बंगाली थे, कोई कहेगा उनके कटक के थे। लोग अपनी अपनी नज़र रखते हैं। मतलब कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम तो उनको देश का नेता मानते हैं। अब कोई लोग कहेगा गुजराती थे, गांधी जी गुजराती थे। तो ये लोग हैं जो खुद हैं बंगाली और वो कह रहे हैं कि वो गुजराती हैं। और हमारी अपनी समझ है कि हम लोग को बस इंडियन ही बनना चाहिए। तो मतलब कि हमारा देश चाइना के बाकी कंपैरिजन में करें अगर, अफ्रीका कंटिनेंट में जो कंट्री हैं तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। लेकिन अगर यूरोप को कंपेयर करें हम लोग तो हमारा देश बहुत बड़ा है। यूरोप में तो ये आपको बता रहे थे ये कि हम लोगों को, इन लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये मतलब कि अभी विरोधी हैं, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली जो गरम दल वाले लोग थे वो ये कहते थे कि पहले हम अंग्रेज़ों को भगा लेंगे, फिर उसके बाद में हम अपना देखेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारा मतलब कि शिक्षा व्यवस्था, हमारी आर्मी कैसे बननी चाहिए, हमारा समाज कैसे रहना चाहिए। और जो नरम दल के लोग थे, शांति प्रिय वाले लोग, वो ये कहते थे कि यार हम लोग को आज़ादी तो चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि मेरा समाज ही टूट जाए और देश ही टूट जाए। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस, और जैसे हम दो ही बातें करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और गांधी। तो गांधी हालांकि दोनों एक्सट्रीम हैं। गांधी कहते हैं कि हम कभी भी किसी को मारेंगे नहीं, खुद मर जाएंगे, मरो या मारो। 1942 में उनका नारा है। 1942 में वो कहते हैं करो या मरो, डू और डाई। और सुभाष भाई भी कहते हैं करो, मतलब कि करो या तो मारो। एक्चुअली वो मारना नहीं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी, जैसे भगत सिंह के बारे में लोगों ने कहा कि देखो वो कितना पिस्तौल बम चलाते हैं। भगत सिंह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनके ऊपर बहुत ये जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड थोड़ा सा बहुत घिसपिट गया है। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं ना कि गरीबों को भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, हम उनको कहेंगे, उनका बहुत प्रभाव था। और भगत सिंह एक बुक है उनकी, व्हाई एम आई एथेइस्ट। तो अगर अब कुछ लोग खास तौर से जो अभी धर्म की राजनीति करते हैं कि फलाना फलाना ऐसे वैसे, वो लोग कहते हैं कि भगत सिंह हमारे हैं। जबकि आप भगत सिंह को देखोगे तो वो धर्म को अलग नज़र से देख रहे हैं। वो मेरा देश है, धर्म है ना, मानव की सेवा धर्म है। ऐसे विवेकानंद को भी लोग कैसे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन वो सबसे पहला वो कह रहे हैं कि मतलब कि लोग कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना, लोगों की सेवा में ही भगवान की सेवा है। और पहले जो समाज था यहाँ पर वो कहता था कि भगवान की सेवा करो, कुछ लोग तो लायक नहीं हैं जो भगवान की सेवा कर सकें या भगवान के मंदिर में घुस सकें। तो विवेकानंद या ये जो भगत सिंह हैं, इन लोग इस तरीके के पाखंड का विरोध करते थे। लेकिन जो उस समय पाखंडी थे, आज वही रूप बदल कर लोग कल अलग अलग तरह से कहते हैं कि देखो विवेकानंद हमारे हैं, जबकि उस समय वही लोग विवेकानंद का विरोध करते थे।
राजा राम मोहन राय का विरोध करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विरोध करेंगे। कौन विरोध करने वाले लोग हैं? क्या कॉमन आदमी ने विरोध किया? नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वही भारतीय सभ्यता और उसके ध्वजावाहक होने का दावा करते हैं, वो लोग इनका विरोध करते हैं। तो हम तो जो ये मतलब कि नरम दल और गरम दल, फिलहाल आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ये कहे कि अगर हमको ज़मीन में बीज बोना है, किसी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग की जगह पर एक नया कोई हमको पूजा का स्थल बनाना है, पूजा स्थल बनाना है, तो दो ऑप्शन है, तो नई ज़मीन ले लो, यानी कि नए देश पर कब्जा कर लो, और वो मान लो नई ज़मीन लेना पॉसिबल ना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ज़मीन है वही ज़मीन है मेरे पास, वही मेरा देश है, तो उस पर नया अगर समाज गढ़ना है तो उस बिल्डिंग को बहुत दुख होगा गिराने में, क्योंकि उस पर ये यादें जुड़ी हुई हैं, हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो उसको गिराने में दुख होगा, लेकिन वो गिराना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस मान लीजिए कोई बिल्डिंग को गिराने वाला काम करते हैं, लेकिन और देखिए गिराना एकदम एकदम साफ टारगेट है कि इसको भगाना है, अंग्रेज़ लोग को भगाना है। भगाने के जस्ट बाद भारत कैसा बनेगा? अब वो कहते हैं सुभाष जी, जैसे वो मान लीजिए कि उसके जस्ट बाद सुभाष चंद्र बोस को, अच्छा आप बुरा ना माने, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना कहें, अगर हम सुभाष जी कहें केवल, या गांधी जी कहें, चूँकि हम कई लोग इनको जो सम्मान ज़्यादा देते हैं ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और फिर वो कहते हैं हम तो नेताजी नहीं बन सकते हैं, तो उन लोगों के जैसे हम नहीं हैं। मतलब हम कहते हैं कि नेताजी हमारे आपके जैसे हैं यार, बस थोड़ी हिम्मत करनी है देश के लिए, समाज के लिए, है ना। स्वामी जी हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं। तो ये लोग जो हिम्मत नहीं करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, वो ज़्यादा सम्मान देते हैं। और वैसे ही था, मतलब कि तो हाँ, आपको हम बता ये रहे थे, हम ये करके सम्मान नहीं देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका जो काम बाकी रह गया वो काम करके दिखाएं हम लोग ना। ये नहीं कि हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं हम खाली सम्मान दे रहे हैं, उनके विषय में कुछ नहीं सुनना चाहते। तो जैसे गांधी जी के विषय में भी यही था, कुछ लोग भगत बन जाते हैं, भगत लोग, फिर वो क्या होता है ना, जिसको अपनी भक्ति करते हैं, चाहे वो गांधी जी की भक्ति हो चाहे सुभाष की भक्ति हो, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। और हर एक आदमी में खिलाफ हो सकता है, खिलाफ एक्चुअली उसमें नहीं है, लेकिन आपको लग सकता है। हमने कहा ना सिक्का के दो पहलू होते हैं हमेशा, तो हो सकता है कि थोड़ी हवा आई तो दूसरा पहलू आपको दिख गया, तो उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी, हर एक विचार कोई बहुत कंप्लीट सत्य नहीं है इस दुनिया का। हर एक विचार में मॉडिफिकेशन होना हमेशा उसमें वो रहता है, चांस रहता है। तो हम गांधी और सुभाष जी को ऐसे ही देखते हैं जैसे कि उस बिल्डिंग को गिराना है, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, तब भी बहुत लोग साथ जाएंगे, हाँ गिरा दो इसको, गिरा दो। तो अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी उसको तो उन्होंने राजा बन के तुरंत गिरा दिया। लेकिन अब अंग्रेज़ की बिल्डिंग को भी हटाना है, और जो नीचे अपनी बिल्डिंग दब गई है नींव में, अब वो अपनी बिल्डिंग क्या आज फिर से वैसी ही है, बहुत कीमती हो जाएगी, क्योंकि अब उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग बन चुकी है, मॉन्यूमेंट, है ना। और भी हमारे यहाँ कई लोग आए, जैसे कि अगर कुछ लोग, जैसे हम भी बताते हैं हिस्ट्री में वो पॉइंट है कि पहले यहाँ पर जो यहाँ के लोकल राजा हैं, फिर उसके बाद में बाहरी आक्रमणकारी कुछ आ जाते हैं। हालांकि उस समय देश ऐसा नहीं था जैसे आज हम लोग सोचते हैं, उस समय बस ज़मीन का टुकड़ा था। ये नेशनलिज्म क्या है ये आपको बुक्स में पढ़ाया गया क्लास 8th में। नेशनलिज्म खुद ही 16th सेंचुरी के बाद ही आता है, जो यूरोप के बाद। और हमारे यहाँ भारत में भी उस समय राजा थे, अलग अलग राजा थे। नेशन करके ऐसा कोई शब्द बहुत नहीं कह सकते हैं आप जिसकी नेशन की डेफिनेशन है। ज़मीन का टुकड़ा ये भी था, लेकिन कई हिस्सों में टूटा हुआ। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने ये कर दिया कि उन सब टुकड़ों पर राज्य कर लिया, तो दुश्मन एक हो गया। अब दुश्मन एक सभी लोग का, हालांकि ऐसा भी कोई बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं कि मराठा लोग जो हैं बंगाल से लड़ रहे हैं, बंगाल के राजा से लड़ रहे हैं मराठा लोग, अंग्रेज़ों को ठीक पहले। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मराठाओं को भी हरा दिया, बंगाल को भी हरा दिया, या साउथ के लोगों को भी हरा दिया। तो सब लोग के दुश्मन बन गए अंग्रेज। तो भारत के एक होने में इसका बहुत रोल है। हमने कहा ना कि ये सब लोग पहले आपस में लड़ते थे, लेकिन जब अंग्रेज ने सबको हरा दिया तो अंग्रेज सबका दुश्मन बन गया। तो उस दुश्मनी की वजह से सब एक हो गए। अगर एक दुश्मन हो तो जो आपस में हम लोग के मतभेद होते हैं, अभी आज भी आप पॉलिटिकल पार्टी में देखोगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीती होती है, दूसरे विपक्ष के लोग होते हैं,
तो विपक्ष के लोग उसके अगेंस्ट में सब एक हो जाते हैं। वैसे अंदर से बहुत एक नहीं होते हैं। तो वैसे ही भारत में भी हुआ और सब लोग एक हुए। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों से लड़ा गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने मतलब कि अंग्रेज़ों ने किया नहीं, हो गया अंग्रेज़ों की। कैसे हो गया? मतलब कि उनका कोई टारगेट नहीं था कि हम भारत को एक कर दें, लेकिन उनके इस पूरे प्रोसेस से भारत एक हो गया, क्योंकि दुश्मन एक बन गया, बड़ा सब दुश्मन। तो चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे सबको हरा दिया उन लोगों ने। बस कुछ कुछ इलाकों को छोड़कर जो इलाके छूट गए थे वो उस समय भी भारत को में जुड़ना नहीं चाहते थे। सोचिए, जैसे पटेल जी का नाम आएगा। तो हम यही आपसे कह रहे हैं, अगर कोई कहे कि नहीं भारत तो था ही, भारत तो पता नहीं कब से 1 करोड़ 10 करोड़ साल पहले से है, वो भारत नहीं, ज़मीन के टुकड़ा की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब पूरे भारत में एक से कम 1 रुपये, एक तरह का रुपया चले, एक तरह की शिक्षा हो, एक तरह के स्कूल हो, एक तरह का राजा हो, तो ऐसे कहाँ था भारत? तो फिर वो कहेंगे नहीं सर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में था, तो फलाना के समय में था। वो युद्धों का समय था। जो मिडिएवल हिस्ट्री है उसमें अभी नेशन करके कंसेप्ट ही नहीं आया था। जो राजा बना उसका पूरा राज्य, अगले दिन राजा केवल हार जाए, पूरा राज्य दूसरे के हो गया। तो वो ऐसे नहीं कहते थे कि हमारा राज्य गुलाम हो गया, वो ये मानते कि राजा बदल गया। हम लोग तो वैसे ही हैं। जो नीचे के मंत्री होते थे उनको टैक्स देते थे, राजा भले बदल जाए दिल्ली में। तो हम लोग आज समझते हैं ना कि गुलाम थे ऐसा। ये गुलामी कंसेप्ट भी तभी आता है जब पब्लिक को पढ़ा लिखा दिया गया।